बोलते वक्त इंग्लिश तलफ़ुज़ कैसे दुरुस्त करें। दोस्तों, हम इंग्लिश सीखने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या बुक्स को पढ़ रहे होते हैं। बोलते वक्त इंग्लिश तलफ़ुज़ कैसे दुरुस्त करें। दोस्तों, हम इंग्लिश सीखने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसा कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन या बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन हम इंग्लिश सुनने की प्रैक्टिस ज़रा भी नहीं करते और ऐसे स्टूडेंट्स वर्ड्स को बोलने में बहुत ज़्यादा गलतियां कर जाते हैं। तो आज की वीडियो लेसन में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं 13 ऐसी लाजवाब टिप्स जो कि आपने लाजमी सीखनी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इन 13 टिप्स को फॉलो करके अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को 100% बेहतर कर चुके हैं। तो क्या दोस्तों आप भी अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को 100% बेहतर बनाना चाहते हैं? तो आप इन 13 लाजवाब बहुत ही मुफीद टिप्स को लाजमी मेरे साथ सीख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हमारे आज के लेसन का आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल AW इंग्लिश को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। टिप नंबर 1, आपने गौर से सुनना है। अगर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने किसी भी चीज़ को आप गौर से सुन सकते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप गौर से सुनेंगे तो आपका इंग्लिश तलफ़ुज़ बेहतर हो सकता है। तो उसमें सबसे पहले जो आपने इंपॉर्टेंट काम करना है वो है ये कि आपने जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, यानी जिनकी अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज जिनकी अपनी है, आपने उन लोगों को आपने गौर से सुनना है। अब आप किस तरह उनको सुन सकते हैं? चाहे तो आप उनके साथ फेस टू फेस बात कर सकते हैं। अगर आप बात करेंगे तो आपका इंग्लिश तलफ़ुज़ तो बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकता है। अगर आपको इस तरह का मौका मिल सकता है कि आप उनके साथ फेस टू फेस बात करके आप उनको सुन के आप अपने लहजे को दुरुस्त कर सकते हैं, तो आप लाजमी उनको सुनिए। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप फिल्म्स वगैरह देखें। इंग्लिश में आपने मूवीज़ को देखना है, सबटाइटल्स के साथ देखिएगा। सबसे पहले तो यह है कि आपको समझ आएगी कि वो क्या बात कर रहे हैं। नंबर 2, आप ये चीज़ गौर से सुन सकेंगे कि वो इंग्लिश सेंटेंसेस को यानी बोलते वक्त उनके जो फेस एक्सप्रेशंस होते हैं वो कैसे होते हैं। अगर आप फिल्म वगैरह नहीं देख सकते तो आप ऑडियो मवाद के ज़रिए, ऑडियो कंटेंट के ज़रिए आपके पास अवेलेबल होगा, वहाँ पर भी आप इसको सुन सकते हैं। अब अगर आप इनको गौर से सुनेंगे तो आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको ये समझ आएगा कि आपने वर्ड्स को कैसे बोलना है। यानी जिस तरह हम कहते हैं ना कि किसी चीज़ को डीपली ऑब्जर्व करना, उसको सीखना और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना। तो जब आप उनको सुनेंगे, आप उनको देखते हुए यानी वो बोल रहे हैं आपके सामने या फेस टू फेस बात कर रहे हैं या आप ऑडियो मवाद के ज़रिए आप उनको सुनेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा इंग्लिश तलफ़ुज़ को समझने में मदद मिलेगी। तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है कि आपने नेटिव स्पीकर्स को, दोस्तों यहाँ पर मैं नेटिव स्पीकर्स की बात कर रहा हूँ, यानी जिनकी अपनी मादरी लैंग्वेज इंग्लिश है, ठीक है, तो आपने उनको गौर से सुनना है। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। टिप नंबर 2, आपने हर रोज़ मशक करनी है। दोस्तों लाइफ में हम कोई भी काम करना चाहते हैं, किसी एक्टिविटी को सीखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या कहा जाता है कि भाई आपने रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। अल्लाह ना करे अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ हैं या अगर आपको नहीं है तो भी आप हर रोज़ क्या करते हैं, मश्क करते हैं ताकि अपने आप को फिज़िकली फिट रख सकें। तो इसी तरह अगर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करना है। जब आप स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप बाकायदगी से आप किसी चीज़ को बोलने की प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपका इंग्लिश तलफ़ुज़ बेहतर होगा। जब आप मुसलसल इस काम को करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपको 50 या 60% आपके इंग्लिश तलफ़ुज़ में बेहतरी नज़र आएगी। तो नंबर 2 पर आपने क्या करना है, हर रोज़ आपने बाकायदगी से आपने बोलने की मशक करनी है। जितना हो सके आपने बोलना है, क्योंकि आप बोलेंगे तो आप सीखेंगे। टिप नंबर 3, रहनुमाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल करें। यानी आपने गाइडलाइंस कुछ ऐसी होती हैं जो कि आपके लिए काम को आसान बनाती हैं। अगर मैं बात करूँ तो हम अपनी डेली रूटीन में अपने काम को आसान बनाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम इलेक्ट्रिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हम मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि हमारे लिए काम आसान हो जाए। इसी तरह अगर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने गाइडलाइंस ऐप्स का इस्तेमाल करना है। आपको लैंग्वेज वाली बहुत सारी ऐसी ऐप्स मिल जाएंगी जिसमें फ़ायदा क्या होता है कि जब आप उन वर्ड्स को देखते हैं, आप सुनते हैं, तो वहाँ पर वर्ड्स को, सेंटेंसेस को प्रोनाउंस किया जाता है। तो आप टेक्स्ट को रीड भी कर सकते हैं, आप टेक्स्ट को सुन भी सकते हैं, इससे आपका तलफ़ुज़ भी बेहतर होगा। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज ऐप्स हैं और लैंग्वेज वाली डिक्शनरीज़ है जिनका अगर आप इस्तेमाल करते हैं
तो आपके तलफ़ुज़ में काफ़ी सारी बेहतरी आ सकती है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप ऑडियो वाली जो है ना ऐप्स, जहाँ पर ऑडियो में जो टेक्स्ट है या जो पैराग्राफ है उसको पढ़ा जाता है, उसका आपने लाजमी इस्तेमाल करना है। जब आपके सामने कोई टेक्स्ट पढ़ा जाएगा, आप उसको साथ साथ पढ़ भी रहे होंगे और उसको आप सुन भी रहे होंगे, तो आप बेहतर तरीके से अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को अच्छा बना सकेंगे। टिप नंबर 4, आपने आवाज़ों को पहचानना है। अच्छा, जब इंग्लिश में बात की जाती है और तलफ़ुज़ की बात की जाती है तो आपने क्या करना है, जब आपके सामने वर्ड्स बोले जाते हैं, आपके सामने डिफरेंट तरह के वर्ड्स को प्रोनाउंस किया जाता है, तो आपने उनको नकल करना है। क्या करना है आपने? नकल करना है। कहा जाता है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश तलफ़ुज़ बेहतर हो तो आप ये वाले जो टिप है उसको आप लाजमी फॉलो करें कि जब आपके सामने वर्ड्स को बोला जाता है, आपने उसकी जो आवाज़ें हैं उसको नकल करना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको ये तो पता होगा कि वोकेबलरी में, यानी इंग्लिश वोकेबलरी में एक वर्ड से मिलते जुलते बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, प्रोनाउंसिएशन सेम होती हैं, तो इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि जब आप एक वर्ड की जो है ना तलफ़ुज़ उसको आप कॉपी कर लेंगे तो आप उससे मिलते जुलते जो वर्ड्स होंगे उनको भी बआसानी समझ सकेंगे, उनकी आवाज़ों को आप पहचान सकेंगे, उनको आप नकल भी कर सकेंगे। तो आप सही आवाज़ों को समझ सकेंगे अगर आप इस तरह के काम करेंगे। ठीक है, तो नंबर 4 पे हमारे पास टिप कौन सी है कि आपने मुख्तलिफ तरह के जो वर्ड्स होंगे उनकी आवाज़ों को पहचानना है। जब आप एक वर्ड की आवाज़ को नकल करेंगे तो उससे मिलते जुलते आपको बहुत सारे जो हरूफ होंगे ना, उनकी आवाज़ों को भी आप पहचान सकेंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है अपने तलफ़ुज़ को बेहतर करने का। नंबर 4 पे दोस्तों हमारे पास टिप है कि आपने ख़ुद को रिकॉर्ड करना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस की, तो इंग्लिश स्पीकिंग अगर आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप खुद की रिकॉर्डिंग करें और बाद में सुने, आपकी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। इसी तरह अगर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने ख़ुद को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड क्या करना है, जब आप कोई भी पैराग्राफ आपके सामने होगा, आप वर्ड्स को बोल रहे होंगे, सेंटेंसेस होंगे, जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं आप बोलते हुए उसको रिकॉर्ड करें। अब क्वेश्चन ज़हन में ये आएगा कि सर क्या हमने सिर्फ इसको रिकॉर्ड करना है या बाद में सुनना भी है? जी हाँ दोस्तों, आपने सिर्फ बोलते हुए रिकॉर्डिंग करना काफ़ी नहीं होगा। जब आप रिकॉर्डिंग कर लें उसके बाद आपने उस रिकॉर्डिंग को सुनना है। फ़ायदा क्या होगा, जब आप रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपके सामने टेक्स्ट भी होगा, आपको समझ आएगी कि आपने कहाँ पर मिस्टेक की है। आप इजीली इस चीज़ को रिकग्नाइज कर सकेंगे, पहचान सकेंगे कि कहाँ पर आपको करेक्शन की ज़रूरत है, कहाँ पर आपको करेक्शन की ज़रूरत नहीं है। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद जब आप इसको सुनेंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और वैसे भी दोस्तों आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, आपके पास मोबाइल फ़ोन्स हैं और बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स भी हैं जहाँ पर बिल्ट इन वॉइस रिकॉर्डिंग ऐप्स होती हैं। यानी मोबाइल के अंदर ही बहुत सारी ऐसी ऐप्स होती हैं जिनमें आप खुद ब खुद रिकॉर्डिंग वहाँ पर आप कर सकते हैं। और इस वाली टिप को भी आप यूज़ करके अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को अच्छे तरीके से बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने रिकॉर्डिंग करनी है, रिकॉर्डिंग करने के बाद आपने ख़ुद को सुनना है। इस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर बनाने की। नंबर 6 पे दोस्तों हमारे पास टिप है, दोहराएं और नकल करें। रिपीट एंड इमिटेट। यहाँ पर भी आपने क्या करना है कि जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं, जब आपके सामने वो इंग्लिश में बात कर रहे होंगे, आपके सामने कोई सेंटेंसेस बोल रहे होंगे या कोई पैराग्राफ आपके सामने बोला जा रहा होगा, तो आपने उनको क्या करना है, आपने उनको नकल करना है और उसके बाद आपने उनको दोहराना है। यानी जैसे कि हम किसी बंदे की कॉपी कर रहे होते हैं ना, कि जैसे वो बात कर रहा होता है हम वैसे ही उसके जो वर्ड्स होते हैं, उसके सेंटेंसेस को हम उसके पीछे रिपीट कर रहे होते हैं, हम उस शख्स की नकल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपने जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स हैं आपने उनके सेंटेंसेस को दोहराना है, आपने उनको नकल करनी है। ठीक है, जब आप उनकी नकल करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपने अपने आप को करेक्ट करना है। आपको इजीली पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर करेक्शन की ज़रूरत है, आया कि आप सही इस चीज़ को कॉपी कर रहे हैं, आप इसको दोहरा रहे हैं या आप नहीं दोहरा रहे। दोस्तों जब आप उनको दोहराएंगे, यानी उनके वर्ड्स या आप उनके पैराग्राफ को दोहराएंगे, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पर आपने किस लफ्ज़ को कैसे बोलना है और किस सेंटेंस को आपने कैसे बोलना है। तो ये भी बहुत इफेक्टिव है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर बनाने के लिए। नंबर 7 पे दोस्तों हमारे पास टिप है, लहजे की क्लासेस लें। अगर आपको लगता है कि आप ऑनलाइन किसी भी चीज़ की हेल्प लेकर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर नहीं बना सकते, तो आपके लिए एक और तरीका है जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं, वो है कि आप लहजे की यानी इंग्लिश तलफ़ुज़ की आप क्लासेस ले सकते हैं।
जब आप इंग्लिश तलफ़ुज़ की क्लासेस लेंगे तो आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को एक ट्यूटर के ज़रिए इंप्रूव कर रहे होंगे। आपने एक लैंग्वेज ट्यूटर के साथ काम करना है। जब आप एक लैंग्वेज ट्यूटर के साथ काम करेंगे तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि लैंग्वेज ट्यूटर पहले से उसे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा, उसे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेरिमेंट होगा, तो अपनी पर्सनल ओपिनियन आपको देगा और आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करेगा कि आपने क्या करना है, जिसके ज़रिए आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर बना सकते हैं। तो नंबर 7 पे हमारे पास टिप कौन सी है कि आपने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन की क्लासेस लेनी है। एक लैंग्वेज ट्यूटर के साथ आपने काम करना है और अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को आपने बेहतर बनाना है। नंबर 8 पे दोस्तों हमारे पास टिप आ जाती है कि आपने मुंह और होंठों की मशक करनी है। दोस्तों ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, कभी कभी तो ऐसे होता है कि कोई शख्स आगे से बात नहीं करता, हम उसके मूवमेंट यानी जो उसके माउथ की मूवमेंट होती है या लिप की मूवमेंट होती है, उससे हमें समझ आ रही होती है कि आगे वाला बंदा क्या बात करना चाह रहा होता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने अपने लिप्स और जो आपका माउथ होगा उसकी लचक को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने इस पर मशक करनी है। आपने मशक कैसे करनी है कि आप जब भी आप वर्ड्स को बोल रहे होंगे तो आपने ये देखना है कि कहाँ पर आपकी मूवमेंट कैसी हो रही है, लिप की मूवमेंट कैसी है, माउथ की आपकी मूवमेंट कैसी है। तो आपने जो करेक्ट जो आपकी मूवमेंट्स होंगी आपने उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। और याद रखिएगा जितना ज़्यादा आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा इस पर कंट्रोल आएगा और जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे कि कहाँ पर मैं वर्ड्स की जो मेरे माउथ और मेरा जो होंठ है उसकी क्या सी मूवमेंट है, अगर आप इस चीज़ को बेहतर तरीके से अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर कर सकते हैं। तो नंबर 8 पे जो टिप है वो आपने कौन सी फॉलो करनी है कि आपने अपने लिप्स और माउथ की जो मूवमेंट है उसको आपने फॉलो करना है और मशक करनी है। कि फॉर एग्जांपल मैं एक वर्ड को बोल रहा हूँ वाई, तो यहाँ पर मेरे माउथ और लिप की मूवमेंट कैसी होगी, तो इस पे मैंने काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपने तलफ़ुज़ को काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ और जो करेक्ट मूवमेंट होगी मैंने उसको फॉलो करने की कोशिश करनी है। टिप नंबर 9, मुश्किल आवाज़ों पर आपने तवज्जो देनी है। दोस्तों जब आप इंग्लिश तलफ़ुज़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको इंग्लिश के ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, उसमें से कुछ वर्ड्स आसान होंगे जिनको आप इजीली प्रैक्टिस कर लेंगे, उनकी प्रोनाउंसिएशन को आप समझ लेंगे। ठीक है, अब अगर बात करें मुश्किल वर्ड्स की तो ज़ाहिर बात है उनकी प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी होगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि जो वर्ड्स आपको लगते हैं कि ये बहुत मुश्किल है उनको आप अलग कर लें, जो आसान है उनको आप अलग कर लें। अब आपको फ़ायदा क्या होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये वाले वर्ड्स मेरे लिए इनको प्रोनाउंस करना, इनके तलफ़ुज़ को समझना, इनके तलफ़ुज़ को अदा करना मेरे लिए मुश्किल है। तो आपने उन मुश्किल आवाज़ों पर जब आपने उनकी शनाख्त कर लेनी है तो जो आपके लिए मुश्किल होंगे वर्ड्स आपने उन पर इनफरादी तौर पर आपने उस पर बहुत ज़्यादा काम करना है। ठीक है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 20 वर्ड्स हैं या 30 वर्ड्स हैं, उसमें से कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिनको प्रोनाउंस करना, इंग्लिश तलफ़ुज़ को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान होगा। तो आपने कुछ वर्ड्स को जो ऐसे भी वर्ड्स होंगे जो कि बहुत ही मुश्किल होंगे उन पर आपने प्रैक्टिस करनी है। तो ईज़िली आपको पता चल जाएगा कि कौन से वर्ड्स आपके लिए मुश्किल हैं, तो उन वर्ड्स की आप शिनाख्त करें और उन वर्ड्स पर आप अलग तरीके से आप उन पर काम करें। तो 9 नंबर पर टिप हमारे पास कौन सी है कि आपने डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं उन पर आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, उनको आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। टिप नंबर 10, ज़बान मड़ोड़ अल्फाज की मशक, जिसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है, टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स बहुत ही मुश्किल होते हैं, इन वर्ड्स को बोलना, ये वर्ड्स नहीं होते, आप कह सकते हैं कि सेंटेंसेस होते हैं। जैसा कि आपके सामने एक मिसाल है, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। सो दीज आर वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू प्रोनाउंस। इनको समझना और समझना तो दूर की बात है, इनको प्रोनाउंस करना भी बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है टंग ट्विस्टर्स को अंडरस्टैंड करना। बहरहाल अगर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को चाहते हैं कि बेहतर हो जाए, आपने टंग ट्विस्टर्स पर अच्छे से आपने प्रैक्टिस करनी है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी ज़ुबान बहुत तेज़ चलेगी, क्योंकि टंग ट्विस्टर्स को आप आराम से नहीं बोल सकते। पहली दफ़ा आप आराम से बोलेंगे, फॉर एग्जाम्पल शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर, तो हमें इनको आराम से नहीं बोलना, हमने इनको थोड़ा सा तेज़ी के साथ बोलना है। क्योंकि आमतौर पर जो टंग ट्विस्टर्स होते हैं इनको आराम से नहीं बोला जाता, यानी आहिस्ता आहिस्ता नहीं बोला जाता, बल्कि तेज़ी के साथ बोला जाता है, जल्दी जल्दी। और जब आप इनको जल्दी के साथ बोलेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन भी बेहतर होगी।
तो इसमें बहुत सारे मुश्किल वर्ड्स होते हैं जिनकी आपने मशक करनी होती है। आपने टंग ट्विस्टर्स पर लाजमी काम करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका इंग्लिश तलफ़ुज़ बेहतर हो। डिफरेंट टंग ट्विस्टर्स लें, उन पर आप प्रैक्टिस करें और यकीन करें इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर करने में काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित होंगे। नंबर 11 पे आपने जो टिप फॉलो करनी है वो है रोज़ाना ऊंचा पढ़ें। जिस तरह कहा जाता है कि रोज़ाना आपने इंग्लिश में बात करनी है अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए, इसी तरह अगर आप इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने रोज़ाना ऊंचा पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि रोज़ाना कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ऊंचा पढ़ा जाए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने इस चीज़ को समझना है दोस्तों, जब आप ऊंचा पढ़ते हैं तो इससे आपको खुद फ़ायदा होता है। ठीक है, आपको खुद भी समझ आएगी कि आप वर्ड्स को कैसे बोल रहे हैं। आप मुख्तलिफ बुक्स का मुताला कर सकते हैं, आप आर्टिकल्स का मुताला कर सकते हैं, या कोई भी लिखा हुआ है मवाद हो जैसे कि न्यूज़पेपर को आप पढ़ सकते हैं। तो जब आपने उसको पढ़ना है आपने आहिस्ता नहीं पढ़ना बल्कि आपने ऊंचा पढ़ना है। जब आप ऊंचा पढ़ेंगे तो आपको भी समझ आएगी, आपका फ़ायदा होगा, आपका इंग्लिश तलफ़ुज़ बेहतर होगा। अब इससे आपको जो मुख्तलिफ अल्फाज होंगे उनकी मज़ीद आपको प्रैक्टिस करने का आपको फ़ायदा होगा और आपकी जो रवानी होगी वो भी आपकी बेहतर होगी। तो नंबर 11 पे हमारे पास टिप कौन सी है कि आपने रोज़ाना आपने ऊंचा पढ़ना है अगर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर करना चाहते हैं। टिप नंबर 12, अकेले गाना गाना। म्यूज़िक का आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को शौक़ होगा, सुनते होंगे। अगर आप इन्हीं गानों को सुनकर अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है आपको करना चाहिए। आप अकेले गाना गाएं और अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर करें। इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप गाना सुन रहे होंगे तो आपने साथ साथ में जो तलफ़ुज़ होगा, जिस तरह गाने को बोला जा रहा होगा, आपने कॉपी करना है। आपने वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन को कॉपी करना है। आपने लहजे को बेहतर बनाने के लिए आपने उनके लहजे को भी आपने कॉपी करना है। और याद रखिएगा दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि गाने जो होते हैं उनको अक्सर आवाज़ों को कभी बढ़ाया जाता है, कभी नीचे किया जाता है, यानी उनमें फ़्लो भी आता है और वो नीचे भी लेके जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनको बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। जब आप इस तरह सॉन्ग्स को आप उनकी मशक करेंगे तो यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। अकेले गाना गाएं और साथ में जिस तरह वो गाना गाया जा रहा होगा आपके सामने, आप उनको सुन रहे होंगे, आपने उनकी कॉपी करनी है। आपका तलफ़ुज़ भी बेहतर होगा और आपका लहजा भी बेहतर होगा। लास्ट में दोस्तों हमारे पास टिप है कि आपने शीशे के सामने मशक करनी है। अगर आपको लगता है कि प्रेजेंटेशन देते वक्त आप अपनी क्लास फेलोज़ को आप सामना नहीं कर सकते, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप ये टिप लाजमी फॉलो करें। शीशे के सामने खड़े होना शुरू कर दें। यकीन करें आपको ऐसे फील होगा कि आप किसी आगे वाले बंदे के साथ आप बात कर रहे हैं। इसमें आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसी तरह अगर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप शीशे के सामने प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, जब आप कोई भी वर्ड्स, सेंटेंसेस, पैराग्राफ बोल रहे होंगे तो आप अपनी जो लिप्स और ज़ुबान की मूवमेंट होगी ना, आप बआसानी उनको अपनी आंखों से देख सकेंगे। जब आप किसी चीज़ को आंखों से देखते हैं तो यकीन करें उसके बेहतरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने ये वाला काम भी लाजमी करना है। अगर आप अपने इंग्लिश तलफ़ुज़ को, इंग्लिश प्रोनंसिएशन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपने शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी है। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आपको हमारा लेसन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपना फीडबैक आपने लाजमी देना है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।